हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी साइंस खुले सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मुझे बहुत खुशी फील हो रहा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से नोट्स बना रहे हो और अपना अच्छे से तैयारी कर रहे हो। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव के वर्गीकरण के दोष एवं उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। उनके क्या क्या उपलब्धियां थे और क्या क्या कमियां थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले पूर्व वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, मेंडलीव के वर्गीकरण के बारे में और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, जो आप लोग को पूरा समझ में आ चुका है। अब उस वर्गीकरण के क्या क्या दोष थे और क्या क्या उपलब्धियां थे उसको हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उसको देखते हैं दोष के बारे में या उसके उपलब्धियों के बारे में। जिसको भी आप लोग पढ़ना चाहो पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो हम लोग पहला देखते हैं उपलब्धियां के बारे में कि क्या क्या उस मेंडलीव के जो आवर्त सारणी के क्या क्या उपलब्धियां थे, मैंने क्या क्या फायदा थे, समझो क्या क्या गुण थे, मैंने क्या क्या उसमें अच्छी अच्छी बातें थी किसमें, मेंडलीव के वर्गीकरण में। तो चलो पहला देखते हैं। पहला है हमारे पास है, ये देखो, तत्वों के अध्ययन में सहायक। पहला पॉइंट क्या है, तत्वों के अध्ययन में सहायक। पहले पॉइंट देख लेते हैं कितने पॉइंट इसमें आएगा, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तत्वों के अध्ययन में सहायक। दूसरा क्या याद रखना है, नए तत्वों की खोज में सहायक। दो हो गए। तीसरा याद रखना है, संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। संदिग्ध परमाणु भार में सुधार, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और चौथा है आपका अक्रिय गैसों को स्थान। अक्रिय गैसों को स्थान। तो यहाँ पर मेंडलीव के आवर्त सारणी के यहाँ पर 4 उपलब्धियां हैं। कितनी उपलब्धियां हैं, 4। जब लोग क्लास 10 लेवल का है, ठीक है, अगर आप लोग बढ़ते बढ़ते जाओगे उधर तो और पढ़ते जाओगे, है ना। तो इन चारों पॉइंट को पहले याद रखना होगा आपको। ठीक है, चलो याद कर लो। पहला है तत्वों के अध्ययन में सहायक। दूसरा है आपका नए तत्वों की खोज में सहायक। तीसरा है आपका संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। और चौथा है आपका अक्रिय गैसों को स्थान। इस पॉइंट को आपको चारों को बेसिक याद रखना है। ठीक है, जो पेपर में ये मोस्ट आईएमपी होता है, पहले बता दूं आप लोग को। ठीक है, क्या होता है आपका मोस्ट आईएमपी, पेपर में आता ही आता है। तो पहले आपको ये चारों पॉइंट उसके उपलब्धियां के रूप में याद रखना है। फिर उसके बाद 4 पॉइंट आपका उसके दोष के बारे में याद रखना है। तो उपलब्धियां में 4 क्या क्या हो गए, तत्वों के अध्ययन में सहायक, नए तत्वों की खोज में सहायक, संदिग्ध परमाणु भार में सुधार और चौथा आपका अक्रिय गैसों को स्थान। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला, तत्वों के अध्ययन में सहायक। देखो, मेंडलीव ने अपने वर्गीकरण में क्या किया था कि समान गुण धर्म वाले जो तत्व हैं उनको एक समूह में रखा। ठीक है, किसमें रखा, एक समूह माने वर्ग, खड़ी लाइन। इस चीज को याद रखना। ठीक है, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समूह बोलते हैं। और क्षैतिज को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। तो उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखा। ठीक है, तो एक समूह में रखने का फायदा ये हुआ कि यदि हम समूह के पहले तत्व के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, समूह के पहले तत्व के भौतिक गुण रासायनिक गुण के बारे में हम जान रहे हैं, तो उस तत्व के द्वारा, ठीक है, उस तत्व के माध्यम से उस समूह में जितने तत्व आएंगे उन सब के भौतिक गुण रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। अर्थात एक तत्व के बारे में जानने पर हम पूरी तत्व के बारे में जान सकते हैं। आया समझ में, क्लियर हुआ। मेंडलीव ने अपने वर्गीकरण में समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखा। ठीक है, तो यदि समूह के किसी एक तत्व के भौतिक गुण रासायनिक गुण हमें पता चल जाए तो उसके आधार पर उस समूह में आने वाले सभी तत्वों के भौतिक गुण रासायनिक गुण का हमको पता चल जाएगा, जानकारी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि
गुणों में क्या होती है, समानता होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखा, तो यदि एक को जानेंगे तो ऑटोमेटिक उसके आने वाले नीचे में या उसके आसपास में जितने वो समूह तत्व रहेंगे वो सबके बारे में जानकारी हमको मिल जाएगा। इसलिए पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि तत्वों के अध्ययन में सहायक। यहाँ पर देखो, किसी वर्ग के एक तत्व के गुणों के, है ना, किसी वर्ग के एक तत्वों के गुणों के बारे में जानने से सभी तत्वों के गुणों को आसानी से जाना जा सकता है। आए समझ में? वही है, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। किसी वर्ग के एक तत्व के, मान लो देखो यहाँ पर वर्ग ऐसे ऊपर से नीचे समूह होते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। जैसे मान लो पहला देखते हैं यहाँ पर लिथियम, मान लो क्या है आपका, लिथियम। तो किसी वर्ग के एक तत्व के गुणों के बारे में, लिथियम के बाद क्या आता है आपका, सोडियम, फिर आपको पोटेशियम, इस प्रकार से आगे बढ़ता ही है, फिर रुबिडियम, है ना। तो किसी वर्ग के तत्व के गुणों के बारे में जानने से किसी एक तत्व, मान लो हम लिथियम के बारे में अध्ययन किया, तो इसके आधार पर हम सोडियम को जान सकते हैं, पोटेशियम को जान सकते हैं। कैसे में, लिथियम आपका क्या होता है, ठोस, पोटेशियम भी क्या होता है आपका, ठोस, सोडियम है ना, और पोटेशियम भी क्या होता है, ठोस ही होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर धातु है, ये भी आपका धातु है, ये भी आपका धातु है। आए समझ में? तो गुणों में समानता है। यदि लिथियम के बारे में हमने जान लिया तो उसके आने वाले जितने भी नीचे में तत्व होंगे वो सब गुणों में क्या होती है, समानता होती है। इसीलिए पहला उपलब्ध क्या था, तत्वों के अध्ययन में सहायक सिद्ध होता है क्या, आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी। क्लियर है पहला वाला? चलो दूसरा देखते हैं, नए तत्वों की खोज में सहायक। आप लोग जानते हो कि मेंडलीव में, है ना, ये मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था उसमें उन्होंने कुछ खाली स्थान छोड़ा, ठीक है, उसको पढ़ चुके हो। खाली स्थान छोड़ने का उद्देश्य ये था कि उनको अनुमान था कि 63 तत्व के अलावा, है ना, प्रकृति में और बहुत सारे तत्व हैं। उन्होंने भविष्यवाणी भी की, अनुमान भी लगाया, ठीक है। तो वो क्या किया, दूसरे वैज्ञानिकों को प्रेरित किया नया खोज करने के लिए कि खाली स्थान छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, ठीक है, उस खाली स्थान को भरने के लिए नए तत्वों को उन्होंने खोज किया। आए समझ में? इसीलिए नए तत्व खोज करने में क्या होगा यार, मेंडलीव का आवर्त सारणी की दूसरा उपलब्धि मान लो कि नए तत्वों की खोज करने में सहायक सिद्ध होता है, ठीक है। चलो देख लो, यहाँ पर अपने सारणी में उन्होंने खाली स्थान रखा जो नए तत्वों की खोज में सहायक था। आए समझ में? अपने सारणी में उन्होंने खाली स्थान रखा जो नए तत्व की खोज में सहायक था, और जो नए तत्व जो उन्होंने अनुमान लगाया था उसके लिए एका शब्द का उपयोग किया। एका शब्द का, किस, कौन शब्द का, एका। तो बोरान से पहले रखा तो उसके लिए एका बोरान उन्होंने रखा, जो अभी दूसरा नाम है। एल्यूमिनियम से पहले खाली स्थान रखा उन्होंने, तो उसको एका एल्यूमिनियम के नाम पर अनुमान लगाए थे वो कि ऐसा कुछ प्रकृति में तत्व है जो इनके गुणों से मिलता जुलता है। और खाली स्थान को देखकर ही दूसरे जो वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या किया, नए नए तत्वों की खोज करना प्रारंभ किया। इसीलिए नए तत्वों की खोज करने में सहायक सिद्ध होता है क्या, आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी। ऐसा समझ में? चलो तीसरा देखो, ये सरल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी तो है ही नहीं, बस ध्यान से सुनना है और समझना है। चलो अब देखो तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। एक चीज आपको याद होना चाहिए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में था और उनके यौगिकों के संयोजकता के आधार पर तत्वों को स्थान दिया गया था समूह में। संयोजकता मतलब क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के संयोजकता, है ना, या कार्बन के संयोजकता। करने मतलब ये है कि उनके जो यौगिक बनते हैं, ऐसा जैसे कार्बन के यौगिक आपका मेथेन हो सकता होता है। जैसे यहाँ पर देख लो, कार्बन के यौगिक क्या बनेंगे, मैं कार्बन के हाइड्राइड बोल सकते हैं, CH4। कार्बन के हाइड्राइड, कार्बन के 4 होते हैं तो 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर C को क्या बोला गया, RH4। जो मेंडलीव के आवर्त सारणी के शीर्ष में स्थान दिया गया था उनके यौगिकों के आधार पर।
ठीक है। और इन्हीं के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। और इसका मुख्य क्या था, दो चीज समझना है आपको, परमाणु के भार के बढ़ते क्रम में और संयोजकता के आधार पर। तो यहाँ तीसरा समझते हैं, संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। क्या बोल रहे देखो यहाँ पर, आवर्त सारणी में बेरिलियम है ना का भार को, ठीक है, ये बेरिलियम का परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। यहाँ देखो ध्यान से, आवर्त सारणी में बेरिलियम के जो परमाणु भार को है ना संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। किसको किया गया, बेरिलियम, किसको याद रखना, ठीक है। और इसे लिथियम और बोरान के मध्य रखा गया। किसके किसके मध्य रखा गया, लिथियम और बोरान के मध्य। इसलिए लिथियम का वो क्या हो गया 3, उसके बाद क्या आता है बोरान का कितना होता है आपका, कितना होता है 5, तो इसके मध्य क्या आता है आपका बेरिलियम 4। इतना क्लियर हुआ। तो इसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम देखो 3 4 5, मैंने क्रमांक बढ़ रहा है, भार ही बढ़ रहा है। आए समझ में। तो बेरिलियम का पहले क्या था, दूसरे जो वैज्ञानिक थे वो लोग इसका जगह को माने आगे पीछे कर दिए थे, समझो परमाणु भार में सुधार नहीं किए थे। तो उसको किसने किया था, आपका मेंडलीव ने किया था। तो मेंडलीव ने क्या किया, बेरिलियम को संयोजकता, ये त्रिसंयोजक मानते थे इसको, बेरिलियम को त्रिसंयोजक मानते थे, ठीक है। जो आगे चल क्या है आपका द्विसंयोजक रखा गया और इसे लिथियम और बोरान के मध्य स्थान दिया गया, ठीक है। तो बेरिलियम का परमाणु भार में सुधार किया और ये भी उसकी उपलब्धि थी, समझो, क्योंकि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में था, है ना। चौथा देखो, अक्रिय गैसों को स्थान, अक्रिय गैसों को स्थान। देखो अक्रिय गैसों के स्थान को यदि हम लोग समझेंगे थोड़ा, ये और आगे क्लास में ज्यादा समझ में बेटर आएगा, बाकी तो इसमें मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोग को। अक्रिय गैस कहने मतलब ये है कि वे गैस जिसकी अष्टक पूरा होती है ना, और दूसरे परमाणु को जल्दी से क्रिया नहीं करता। और अक्रिय गैस में आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडन, है ना, ये सब चीज आते हैं। तो उस टाइम क्या था, मेंडलीव के समय में इनकी खोज नहीं हुई थी। मेंडलीव के समय में अक्रिय गैसों की खोज नहीं की गई थी। बाद में रेमसे नामक वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है आपका रेमसे, ठीक है। एक चीज याद रखना कि मेंडलीव के आवर्त सारणी जब उन्होंने बनाया उस टाइम हीलियम, नियान, आर्गन नामक जो आपका अक्रिय गैस था उसका खोज नहीं हुआ था, ठीक है। बाद में रेमसे नामक वैज्ञानिक ने 9वां समूह दिया, अर्थात मेंडलीव के आवर्त सारणी में संशोधन किया गया किसके द्वारा, रेमसे द्वारा, और 9वां समूह दिया। 9वां समूह समझते हो ना, 8 समूह पहले से था, 8 समूह और 7 आवर्त, तो 9वां समूह दिया जिसमें अक्रिय गैसों को रखा गया। किसको रखा गया, अक्रिय गैसों को रखा गया, जो अभी वर्तमान के जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका 18वें समूह बोलते हैं हम, शून्य समूह, और इसके बाद उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो अक्रिय गैस है ना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब चीज हैं अक्रिय गैस। क्लियर हो गया। तो ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए मेंडलीव के आवर्त सारणी के उपलब्धियां। पहला आपका तत्वों के अध्ययन में सहायक, अर्थात उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया। यदि एक के बारे में जानकारी मिला तो बाकी हम सबके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद दूसरा है नए तत्वों की खोज में सहायक। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा और खाली स्थान के आधार पर उन्होंने नए तत्वों के अनुमान लगाया था, ठीक है, जो नए तत्व खोज करने में सहायक सिद्ध हुआ। तीसरा आपका संदिग्ध परमाणु भार में सुधार, ठीक है, बेरिलियम का को त्रिसंयोजक मानते थे क्योंकि संयोजकता के आधार पर था, फिर संयोजकता में सुधार किया गया और उसे लिथियम और बोरान के बीच में स्थान दिया गया। चौथा आपका अक्रिय गैसों को स्थान, अक्रिय गैसें तो खोज उस टाइम हुई नहीं थी, लेकिन रेमसे नामक वैज्ञानिक ने क्या उस आवर्त सारणी में मेंडलीव आवर्त सारणी में संशोधन किया और 9वां समूह दिया। और 9वां समूह किसको रखा गया आपका हीलियम, नियान और आर्गन, क्रिप्टॉन नामक तत्वों को रखा गया, जिसको अक्रिय गैस कहते हैं। तो मेरे ख्याल से मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियां आप लोग को समझ में आ चुकी है। चारों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फिर से एक बार उच्चारण कर देता हूँ। तत्वों के अध्ययन में सहायक समझ में आ चुका है, नए तत्वों की खोज में सहायक समझ में आ चुका है, संदिग्ध परमाणु भार में सुधार समझ में आ चुका है, और अक्रिय गैसों को स्थान समझ में आ चुका है। तो अक्रिय गैसों की स्थान किसने दिया था, रेमसे नामक वैज्ञानिक ने मेंडलीव के आवर्त सारणी में संशोधन करके
9वां समूह दिया, उसी 9वां समूह में इसको रखा गया था। क्लियर हो गया। चलो अब इसको देखते हैं दोष। क्या देखते हैं? दोष। ये भी आपको मोस्ट एमपी है, ठीक है, क्योंकि पेपर में आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं दोष का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट। बड़े क्लास में जाओगे तो और बहुत सारे मिलेंगे आपको। बाकी 10वीं लेवल में कितने पॉइंट दिए गए हैं? 4 पॉइंट आपको बुक में दिया गया है। तो चलो पहले पॉइंट को याद कर लेते हैं, फिर इसको आपको समझते जाएंगे, है ना। चलो तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पर, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। पहला पॉइंट क्या है आपका? हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। क्लियर है? पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। दूसरा पॉइंट देखो, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? भारी तत्वों से हल्के तत्वों, है ना। देखो यहाँ पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से क्या हुआ? पहले रखा जाना। जो भारी जो तत्व थे उसको हल्के तत्व से पहले रख दिया गया, ये उसका दोष भी था, दोष है ना। और हाइड्रोजन के स्थान अनिश्चित, हाइड्रोजन का जो जगह है वो फिक्स नहीं था, उसको कहाँ पर रखा जाए। तीसरा देखो, समस्थानिकों है ना, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। जो समस्थानिक किसको बोलते हैं? कल सभी पढ़ के आए हो। वे परमाणु, वे तत्व जिनके स्थान क्या होते हैं? समान होते हैं, पर परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। तो समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना, एक ही जगह में रख दिया गया, उसको अलग अलग स्थान नहीं दिया। और उसके बाद चौथा क्या है? एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर। इस चीज को याद रखना है, ठीक है, थोड़ा लंबा है, बाकी आप लोग याद रखना है। एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर, हम एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता। ठीक है, परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता या नहीं बढ़ना। ये 4 जो पॉइंट है, ये क्या है आपका? मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष हैं। आया समझ में? पहला पॉइंट, हाइड्रोजन के स्थान अनिश्चित। दूसरा पॉइंट, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रख दिया गया। तीसरा क्या है आपका? समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया। और चौथा क्या है? एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ते हैं तो उनके परमाणु भार में बढ़ते क्रम में क्रमिकता हमको दिखाई नहीं देता है, जबकि इसका पूरा थ्योरी निर्धारित किया गया है कि इसके ऊपर परमाणु भार के बढ़ते क्रम के ऊपर। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट इसमें याद रखना है। चलो अब इसको हम लोग समझ लेते हैं ना, क्या बोल रहे हैं। हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन प्लस चार्ज बनाता है और आपका माइनस चार्ज भी बनाता था। हाइड्रोजन धन आयन भी बनाता है, इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन बनाता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस आयन बनाता है। और यहाँ पर जो धन जो है, धन जो धन आयन है वो धातुओं को शो करता है, ठीक है, और जो माइनस आयन है वो अधातुओं को शो करता है। क्लियर है? आए समझ में? तो ये क्षार धातुओं के समान धन आयन भी बनाते थे, और हाइड्रोजन तत्वों के समान क्या करते थे? माइनस आयन भी बनाते थे। तो मेंडलीव ने इनका स्थान सुनिश्चित नहीं किया कि इसको पहले समूह में रखा जाए धातुओं के साथ, इसको हाइड्रोजन तत्व के साथ में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, समझते हैं। देखो क्षार धातुओं के, है ना, ये देखो हाइड्रोजन जो होते हैं क्षार धातुओं के आयनों, माने सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस के भांति प्लस आयन तथा हैलोजन आयन, हैलोजन आयन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की भांति माइनस आयन भी बनाता है। अर्थात हाइड्रोजन जो होते हैं वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह निश्चित नहीं किया जा सका कि उसे किस वर्ग में रखना उचित होगा। किसको पहले वर्ग में रखें? सोडियम पोटेशियम के साथ। ठीक है, किसको 17वें समूह में रखा जाए, अर्थात उस टाइम तो 17वां समूह आया नहीं था, वो तो बाद में आया है ना, लेकिन हाइड्रोजन तत्व था वहां पर, तो हाइड्रोजन के साथ रखा जाए
कि क्षार धातुओं के साथ रखा जाए, तो उन्होंने निश्चित नहीं किया कि इसको हम लोग क्षार के साथ रखेंगे कि इसको हम लोग हैलोजन परमाणुओं के साथ रखेंगे। हैलोजन अर्थात क्लोरीन ब्रोमीन, और क्षार मतलब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है, इनके साथ। आए समझ में? चलो पहला क्लियर हो चुका है कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के स्थान सुनिश्चित नहीं किया, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस भी बनाता था और हाइड्रोजन माइनस भी बनाता था। प्लस माने सोडियम लोग के साथ मिलता था गुण, और माइनस मतलब क्लोरीन ब्रोमीन के साथ मिलता था गुण, मैं दोनों के बीच वाला था। तो उन्होंने निर्धारित नहीं किया कि इसको पहला में रखे कि आपका हाइड्रोजन के साथ रखे। इतना क्लियर है? चलो इसका दोस्त था, समझिए। उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। अब देखो यहाँ पर क्या था कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में था, तो उसका वर्गीकरण कैसा होना चाहिए था कि परमाणु भार बढ़ना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह बढ़ना उसको चाहिए था। जबकि उसमें क्या हुआ, वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो कम परमाणु भार थे, माने हल्के तत्व, भार मतलब क्या है, वजन समझो, उसको द्रव्यमान से ले सकते हैं। इतना क्लियर है? द्रव्यमान और भार अलग अलग होते हैं, इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है? समझाऊंगा बाद में जब फिजिक्स में आएंगे तो। इतना क्लियर है? तो हल्के जो तत्व थे उसको भारी तत्व के पहले रख दिया गया, जबकि परमाणु भार कैसा होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, माने कम से ज्यादा की ओर होना चाहिए। इसमें क्या हुआ, ज्यादा को पहले रख दिया गया कम से, ठीक है? आए समझ में? अब देखो यहाँ पर क्या है, भारी तत्वों को पहले रख दिया गया हल्के तत्वों, है ना, माने कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, जबकि हल्के को पहले रखना चाहिए था और भारी को बाद में बढ़ते क्रम में, ठीक है? इसको चलो समझ लेते हैं। संयोजकता के आधार पर रखे जाने पर कुछ स्थान पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया। फिर से देखो एक बार, संयोजकता के आधार पर, क्योंकि संयोजकता के आधार पर उन्होंने किया था, परमाणु भार और संयोजकता दोनों याद रखना है। संयोजकता के आधार पर रखे जाने पर कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया, जो मेंडलीव के नियम के अनुसार नहीं है। मेंडलीव के नियम क्या बोलता है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने नियम तो बनाया लेकिन नियम को खुद पालन नहीं किया और भारी तत्वों को पहले रख दिया और हल्के तत्वों को बाद में रख दिया। इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, कोबाल्ट का परमाणु भार होता है 58.9। कितना होता है? कोबाल्ट का परमाणु भार 58.9 है, और निकल का परमाणु भार कितना है आपका, 58.7। जबकि और यहाँ पर क्या बोला गया है कि निकल के पहले रखा गया, कोबाल्ट को जिसका परमाणु भार ज्यादा है उसको निकल से पहले रखा गया, ठीक है? निकल से पहले रखा गया। अब देखो निकल का कितना है, 58.7, और कोबाल्ट तो कितना, 58.9। तो पहले किसको आना चाहिए था, निकल को आना चाहिए था, उसके बाद कोबाल्ट को आना चाहिए था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ये कम है, वो ज्यादा है, तो उसमें उसने क्या किया था, कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में। तो ये भी क्या था आपका दूसरा दोष है, समझो, जो आवर्त सारणी के त्रुटियों के रूप में गिना जाता है। आज समझ में, मेरे ख्याल समझ में आ चुका है। तीसरा देखो, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। समस्थानिक किसे बोलते सब जानते हो, ठीक है? समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। अब देखो क्या होता है, समस्थानिक मिश्र होता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होते हैं, पर परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, ठीक है? हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में है तो उनके परमाणु भार भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उनको अलग अलग स्थान दिया जाना चाहिए था। बहुत सारे होते हैं, जैसे क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं, ठीक है? बहुत सारे और तत्व कार्बन के समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इस प्रकार से होते हैं उसके समस्थानिक, ठीक है? तो परमाणु भार के यदि बढ़ते क्रम उनको रखा गया है, वर्गीकरण किया गया था, तो उनको भी अलग अलग स्थान देना चाहिए था। भाई साहब को परमाणु भार अलग अलग इसलिए क्योंकि परमाणु भार के आधार पर था ना,
परमाणु क्रमांक के आधार पर तो नहीं था, तो उनको अलग अलग स्थान दिया जाना चाहिए था, जो मेंडलीफ ने नहीं दिया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समस्थानिकों को अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, परंतु कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया। आए समझ में? क्लियर हो गया। फिर समझा देता हूँ। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक एक होते हैं, पर उसके द्रव्यमान क्या होते हैं? अलग अलग। और वर्गीकरण का आधार ही क्या था मेंडलीफ का? परमाणु भार था। तो जब परमाणु भार अलग अलग हैं तो तत्वों को भी अलग अलग जगह देना चाहिए था, जब उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। ये भी त्रुटि था, समझो, दोष था। क्लियर है? चलो चौथा देखते हैं। एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता। जाहिर सी बात, इसको कोबाल्ट वाला से भी हम सब लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जब एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाते हैं तो परमाणु भार को बढ़ना चाहिए था। उसके नियम के अनुसार, मेंडलीफ के नियम के अनुसार क्या था कि परमाणु भार को बढ़ते क्रम उन्होंने रखा। तो जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, फिर भी परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा था, कम ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकिल को बाद में रख दिया, जबकि निकिल को पहले रखना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए था। तो इस प्रकार क्रमिकता दिखाई नहीं देता है परमाणु भार के बढ़ते क्रम। इसलिए हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा तत्व पहले आएगा और कौन सा तत्व बाद में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसीलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने व्यवस्थित कर दिया था कि दो तत्वों के मध्य और कौन कौन से तत्व हम लोग खोज सकते हैं, क्योंकि परमाणु भार क्रमिक रूप से बढ़ता नहीं था। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका मेंडलीफ के आवर्त सारणी के उपलब्धियां हैं और दोष हैं। मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ चुका है। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, पहले पॉइंट को याद करना है, फिर उसके बाद अभी जो आपने बोला हूँ उसको आपको नोट्स बनाना है। यहाँ जो लिखा हूँ उसको आपको नोट्स तैयार करना है। चलो, नोट्स तैयार करने के लिए पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में अब आ चुका है और समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार मैं वर्णन कर देता हूँ टॉपिक को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले हमने देखिए उपलब्धियां। तो क्या क्या उपलब्धि? तो आवर्त सारणी का तत्वों के अध्ययन में सहायक, समझ में आ चुका है। दूसरा, नए तत्वों की खोज में सहायक, समझ में आ चुका है। तीसरा, संदिग्ध परमाणु भार में सुधार, समझ में आ चुका है। चौथा, अक्रिय गैसों को स्थान, इसको रेम से साइंटिस्ट को याद रखना है आप लोग को। ठीक है, ये चारों पॉइंट क्या है आपका उपलब्धियां हैं। फिर दोस्त में क्या क्या आपका हाइड्रोजन के स्थान अनिश्चित, क्योंकि प्लस माइनस दोनों बनाते थे। भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, समझ में आ चुका है। समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया, समझ में आ चुका है। और एक तत्व से दूसरे तत्व जब बढ़ते हैं तो परमाणु भार के नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। ये आगे पीछे उन्होंने परमाणु कर दिया, कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकल को बाद में रख दिया। तो कोबाल्ट और निकल के मध्य कौन कौन से और तत्व आएंगे तो पता नहीं था, समझो। ठीक है, आए समझ में? मतलब पता लगाना कठिन है, समझो। तो इस प्रकार मेंडलीफ के आवर्त सारणी की उपलब्धियां और दोष समाप्त होता है। और इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ना है शुरू से लास्ट तक, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, आधा देखोगे समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गया है? चलो, समझ में आना चाहिए आपका क्या मेंडलीफ के आवर्त सारणी के उपलब्धियां और दोष मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो अधिकतर हर साल नहीं बोलूंगा, पर एक साल के डिफरेंस में क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसको आप लोग को बेसिक तरीके से भी याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में काम आएगा। क्लियर है? यदि ये वीडियो कक्षा 11वीं के बच्चे देख रहे हैं तो इसको भी वो लोग याद कर ले, क्योंकि उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद कर ले, समझ ले और क्या कर ले, नोट्स तैयार कर ले। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है भाई, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।